आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ आपके जो विज्ञान का वार्षिक पेपर है वो बहुत अच्छा हुआ होगा। चलिए आज हम इसका हल करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न नंबर 1, अग्न्याशय इनमें से किसके लिए जिम्मेदार है? अग्न्याशय एक ग्रंथि होती है, तो इसका सही उत्तर आएगा रक्त शर्करा का स्तर। दूसरा प्रश्न है, असंपर्क बल का उदाहरण है जो बिना संपर्क में आए भी लगता है, तो सही उत्तर है चुंबक द्वारा लगाया गया बल। तीसरा प्रश्न, बच्चों को रोलिंग स्केटिंग और स्लाइडिंग घर्षण के कारण घर्षण बलों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कहा गया था। यह व्यवस्था नीचे दी गई है, सही व्यवस्था चुनें। रोलिंग का मतलब होता है लौटने, स्लाइडिंग का मतलब होता है सर्पी और स्टैटिक का मतलब होता है स्थैतिक। तो बढ़ते क्रम में हमने इनको लगाना है। तो सबसे पहले आएगा रोलिंग मतलब लौटनिक, उससे ज़्यादा स्लाइडिंग मतलब सर्पी और उससे ज़्यादा स्टैटिक अर्थात स्थैतिक। चौथा प्रश्न, निम्न में से कहाँ पर बड़े भूकंप आने की संभावना कम होती है? तो इसका सही उत्तर है ओडिशा। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से कम प्रदूषण फैलाने वाला ईंधन कौन सा है? सही उत्तर है सीएनजी, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। छठा प्रश्न, सूखे मौसम में बालों में कंघी करते समय बालों का कंघी की तरफ आकर्षित होने के लिए कौन सा बल उत्तरदायी होता है? इसका सही उत्तर है विद्युत बल। यहां पर लिखा होना चाहिए था स्थिर वैद्युत बल। सातवां प्रश्न, कैरम बोर्ड पर घर्षण को कम करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए? तो एक शुष्क स्नेहक मतलब जो कैरम बोर्ड पर छिड़के जाने वाला जो पाउडर होता है उसको हम शुष्क स्नेहक कहते हैं। नंबर 8, आठवां प्रश्न है, आपतन कोण प्रावर्तन कोण के बराबर होता है। ये प्रावर्तन का नियम होता है और इसका उत्तर आएगा हमेशा। नवां प्रश्न है, क्षुद्र ग्रह इनमें से किन ग्रहों की कक्षाओं के बीच देखे जाते हैं? तो सही उत्तर है मंगल और बृहस्पति। 10वां प्रश्न है, उच्च नमक सांद्रता वाले पानी को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर आएगा अपनी विपरीत परासरण, जिसको हम रिवर्स ऑस्मोसिस आरओ भी कहते हैं, जो हमारे घरों के अंदर लगे हुए होते हैं पानी को शुद्ध करने के लिए। 11वां प्रश्न, निम्न में से कौन संचारी रोग का सबसे सामान्य वाहक है? मतलब जो रोग एक बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में संचरित होते हैं किसी के द्वारा, रोग वाहक के द्वारा, तो सही उत्तर है घरेलू मक्खी। 12वां प्रश्न, राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य तथा बायोस्फीयर रिजर्व बनाने के उद्देश्य क्या है? सही उत्तर है दूसरा, हमारे पर्यावरण और वन्य जीव को संरक्षित करने के लिए। चलिए 13वें प्रश्न की तरफ। राजीव किसान है, उसने खेत की जुताई की है लेकिन उसे समतल करने की जरूरत है। मैदान को समतल करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कर सकता है? तो सही उत्तर आएगा पाटल, जिसको लेवलर भी कहते हैं। 14वां प्रश्न है, पीसीआरए का क्या अर्थ है? तो सही उत्तर है पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ। चलिए 15वें प्रश्न की तरफ। समतल दर्पण के दाएं को बाएं और इसके विपरीत दिखाने के गुण को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर आएगा पार्श्व परिवर्तन, जिसमें दायां भाग बायां हो जाता है और बायां भाग दायां हो जाता है। 16वां क्वेश्चन है, पेट्रोलियम से विभिन्न घटकों को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सही उत्तर आएगा परिष्करण। 17वां प्रश्न, नाइलॉन रेशे के निर्माण के लिए किनका उपयोग किया जाता है? सही उत्तर है कोयला, जल और वायु। 18वां प्रश्न, एक आदर्श, हमने सही गलत बताने हैं। एक आदर्श ईंधन सस्ता, आसानी से उपलब्ध, आसानी से ज्वलनशील और परिवहन में आसान होता है। सही है। 19वां प्रश्न, क्लोरीनीकरण पानी में कीटाणुओं को मारने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली रासायनिक विधि है। सही। 20वां प्रश्न है, धातु के चालक के माध्यम से विद्युत आवेश को आवेशित वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। यह भी सही है। 21वां प्रश्न, उस पुस्तक का नाम बताएं
जिसमें पौधों और जानवरों की सभी लुप्त प्राय प्रजातियों का रिकॉर्ड है। तो सही उत्तर है रेड डाटा पुस्तक या रेड डाटा बुक। 22वां प्रश्न, नीले हरे शैवाल सीधे हवा से नाइट्रोजन को स्थिर करते हैं और मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं। तो नाइट्रोजन आएगा इसमें। 23वां सही गलत है। ध्वनि ठोसों की तुलना में द्रवों में अधिक तेजी से यात्रा करती है, ये गलत है। ठोसों में ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा होती है। 24वां प्रश्न, फलीदार पौधों की गांठों की जड़ों में पाए जाने वाले जीवाणु को राइजोबियम कहा जाता है। 25वां प्रश्न, खाली स्थान अंतरिक्ष में मौजूद खगोलीय पिंडों को देखने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला उपकरण है। इसमें दूरदर्शक या दूरबीन या टेलीस्कोप हम लिख सकते हैं। चलिए भाग गए अति लघुतरात्मक प्रश्नों की तरफ। 26वां प्रश्न है, बीजों को सीड ड्रिल के माध्यम से बोना प्रसारण विधि द्वारा बोने से बेहतर क्यों है? देखिए, प्रसारण विधि से एक तो जो बीज होते हैं उनका फैलाव जो है बराबर नहीं होता है, जबकि सीड ड्रिल के माध्यम से वो उचित दूरी और उचित गहराई पर बीज जो है मिट्टी में डाले जाते हैं। इसके अलावा सीड ड्रिल मशीन का यह फ़ायदा है कि जो आपके बीज होते हैं वो मिट्टी से ढक जाते हैं। इसके अलावा जो पक्षियों से जो होने वाला नुकसान है, क्योंकि पक्षी बीजों को खा जाते हैं, उसको भी कम किया जा सकता है। आपके समय की भी बचत होती है और मेहनत की भी बचत होती है। 27वां प्रश्न, जब किसी विद्युत उपकरण में आग लग जाती है तो पानी का उपयोग न करने की सलाह क्यों दी जाती है? क्योंकि विद्युत उपकरण पर यदि पानी डाला जाएगा और पानी में यदि अम्ल, क्षार या लवण है तो वो विद्युत का सुचालक बन जाता है, जिससे आग बुझाने वाले व्यक्ति को जो है करंट लग सकता है, करंट का झटका लग सकता है और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। 28वां प्रश्न, भोजन को भंडारित करने वाले लोहे के बर्तनों पर टिन की परत क्यों चढ़ाई जाती है? क्योंकि जो टिन होता है वो लोहे से कम अभिक्रियाशील होता है, वो खाने से अभिक्रिया नहीं करता और न ही इसको जंग लगती है। 29वां प्रश्न, तारे टिमटिमाते हैं लेकिन ग्रह नहीं, ऐसा क्यों? देखिए, तारे जो हैं वो हमसे बहुत दूर हैं, वे दीप्त पिंड है, लेकिन ग्रह जो होते हैं वो हमारे पास होते हैं और ये अदीप्त पिंड होते हैं। इसके साथ साथ जो तारे दूर होने की वजह से प्रकाश का बार बार अपवर्तन होता रहता है, इसीलिए तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। 30वां प्रश्न, ज्वाला के सबसे भीतरी क्षेत्र का रंग काला क्यों होता है? क्योंकि यह आंशिक दहन का क्षेत्र होता है, यहाँ पर पूर्ण दहन नहीं हो पाता, इसलिए इसका रंग काला होता है। 31वां प्रश्न, घर्षण की विधि से बॉल पॉइंट पेन रिफल को कैसे चार्ज किया जा सकता है? तो हम अपने बॉल पॉइंट की जो रिफल है उसको हम अपने सिर से रगड़कर उसको हम चार्ज कर सकते हैं। 32वां, या इसको हम पॉलीथीन से रगड़कर भी चार्ज कर सकते हैं। 32वां प्रश्न, स्मोग क्या होता है? स्मोग देखिए दो शब्दों से मिलकर बने, स्मोक जमा फोग। तो धुएं और दो धुंध का जो मिश्रण होता है, जिसमें बहुत सारी हानिकारक गैसें भी मौजूद होती है, उसे हम स्मोक कहते हैं और इससे आंखों में जलन होती है, सांस लेने में कठिनाई होता है और ये सर्दियों में ज़्यादा बनता है। 33वां प्रश्न है, पृथ्वी पर दिन और रात किस कारण से बनते हैं? ये पृथ्वी की अपने अक्ष पर घूर्णन गति के कारण दिन रात बनते हैं। चलिए आगे हम चलते 3 अंक वाले प्रश्नों की तरफ। खाद्य परिरक्षक क्या होते हैं? ऐसे रासायनिक पदार्थ या ऐसे पदार्थ जो खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं, उन्हें खाद्य परिरक्षक कहा जाता है। जैसे कि अचार में हम सिरका तेल डालते हैं, इसके अलावा सूखी मछलियों पर नमक लगाया जाता है, जेली, स्क्वैश और जैम के अंदर चाशनी, चीनी का घोल डाला जाता है। ये आपके जो है सामान्य खाद्य परिरक्षक है। इसके अलावा जो दूध होता है उसको हम पाश्चुरीकरण विधि के द्वारा जो है खराब होने से बचा सकते हैं। 35वां प्रश्न, हमें कोयला और पेट्रोलियम जैसे संसाधनों का सीमित मात्रा में उपयोग क्यों करना चाहिए? क्योंकि ये जो है हमारे जो है अनवीकरणीय संसाधन हैं और मतलब जल्दी ही समाप्त हो जाने वाले हैं।
ये जीवाश्म ईंधन हैं, इनको अगर ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा तो ये प्रदूषण का कारण बनते हैं। इसीलिए हमें कोयला और पेट्रोलियम को बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए। 36वां प्रश्न, दी गई आकृति में रिक्त वृत्तों को भरिए और बच्चे ए और बी का लिंग पहचानिए और समझाइए। देखिए, जो लड़के में जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वो XY होते हैं और लड़की में जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वो XX होते हैं। सबसे पहले ये एक दूसरे से अलग हो जाएंगे युग्मक के अंदर, और बाद में जब इनका संयोजन होता है तो एक लड़की बनती है ए के अंदर और एक लड़का बनता है बी के अंदर। 37वां प्रश्न, मानव के उस अंग का नाम बताइए जो ध्वनि उत्पन्न करता है और ये कैसे कार्य करता है। तो मानव के उस अंग का जो नाम है वो है वाक तंतु, और इनके बीच में एक झिरी होती है। जब फेफड़ों से बहुत तेज गति से वायु बाहर की तरफ छोड़ी जाती है तो इनमें कंपन होने के कारण ये ध्वनि उत्पन्न करते हैं। और ध्वनि के अंदर तालू का, दांत का, होठ का बहुत बड़ा रोल होता है विभिन्न प्रकार की ध्वनियों को उच्चारित करने के लिए। 38वां प्रश्न, निम्नलिखित सर्किट को ध्यान से देखें, बल्ब किस परिपथ में प्रकाशित होगा, और दिए गए परिपथ में रिक्त स्थान में हाँ या नहीं लिखें और इसका कारण स्पष्ट कीजिए। देखिए, बल्ब तभी प्रकाशित होगा जब दो तारों के बीच में कोई विद्युत का सुचालक पदार्थ लगाया जाएगा। तो पहले केस के अंदर लोहे की कील लगाई गई है इसलिए बल्ब प्रकाशित होगा, उत्तर आएगा हाँ। दूसरे केस में इरेजर रबड़ लगाया गया है जो कि विद्युत का कुचालक होता है इसलिए बल्ब प्रकाशित नहीं होगा, उत्तर आएगा नहीं। और तीसरे केस के अंदर आपने स्टील स्पून को लगाया हुआ है, चम्मच को लगाया हुआ है स्टील की, और यह भी विद्युत की सुचालक होती है इसलिए यहाँ पर भी आपका बल्ब प्रकाशित होगा, इसलिए उत्तर आएगा हाँ। 39वां क्वेश्चन, दिए गए चित्र को नामांकित करें और इनके बीच 3 अंतर बताइए। ये थोड़ा बच्चों के लिए मुश्किल था क्योंकि ये 9वीं की कक्षा में इस प्रकार का चित्र होता है। तो आप चित्र में देख सकते हैं, पहला कोशिका भित्ति, फिर क्लोरोप्लास्ट, फिर गोल्जी कॉय, राइबोसोम, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका झिल्ली और रिक्तिका। अब आपने इनमें 3 अंतर बताने थे, पादप कोशिका और जंतु कोशिका के अंदर। तो पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के बाहर कोशिका भित्ति होती है जो सेल्यूलोज की बनी होती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती। दूसरा अंतर है, पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट होते हैं जिनकी सहायता से वे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, जबकि जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट नहीं होते। इसके अलावा अंतर है कि पादप कोशिका में रिक्तिका का आकार बड़ा होता है जबकि जंतु कोशिका में रिक्तिका का आकार छोटा होता है। चलिए 40वें प्रश्न की तरफ, क्या वनों की कटाई ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ी हुई है? हाँ, यदि आप वनों को काट दोगे तो वातावरण में ऑक्सीजन के बजाय कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, और जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी, क्योंकि पौधे तो है नहीं जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घट जाए, जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होती है क्योंकि इनका पौधा घर प्रभाव होता है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। 41वां प्रश्न है, 2 दर्पण समकोण पर मिलते हैं, प्रकाश की एक किरण एक दर्पण पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, दूसरे दर्पण से परावर्तित किरण खींचिए। तो हमने दूसरे दर्पण से परावर्तित किरण को खींचा है। इसमें जो है ये 60 डिग्री का कोण ये बनाएगी। आपतन कोण और जो परावर्तन कोण होगा दूसरे दर्पण पर वो 60 डिग्री का होगा। चलिए 42वें प्रश्न की तरफ चलते हैं जो दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न है। धातुओं और अधातुओं को उनके भौतिक गुणों के आधार पर अंतर स्पष्ट कीजिए। धातुएं कठोर होती हैं जबकि अधातुएं सामान्यतः नरम होती है। धातुओं में अपनी विशेष चमक होती है जबकि अधातुओं में अपनी विशेष चमक नहीं होती। धातुओं में तन्यता का गुण होता है, मतलब हम इनको खींचकर तारों में बदल सकते हैं, जबकि अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं होता। धातुओं में आघात वर्ध्यता का गुण भी होता है, मतलब हम इनको पीटकर चदरों में बदल सकते हैं, जबकि अधातुओं में आघात वर्ध्यता का गुण नहीं होता। धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं जबकि अधातुएं ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती है। 43वां प्रश्न है, स्वस्थ पर्यावरण के लिए प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें,
इस सलाह पर टिप्पणी कीजिए। देखिए, पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए प्लास्टिक का इस्तेमाल हमें कम से कम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक जो होता है ये मानव निर्मित है, इसका अपघटन नहीं होता, ये अजैव निम्नीकरणीय है। अगर प्लास्टिक को जलाएंगे तो वायु प्रदूषण होगा। इसके अलावा यदि इसको नालियों में डालेंगे तो नालियाँ ब्लॉक हो जाएंगी। यदि पशु इसको खाते हैं तो उनमें कंठ अवरोध हो जाता है, जिससे दम घुटने से उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा प्लास्टिक जो होते हैं वो उनके आमाशय में एक अस्तर बना देते हैं, जिससे भोजन का पाचन सही ढंग से नहीं हो पाता। इसलिए हमें कम से कम प्लास्टिक का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें इसका पुनर्चक्रण करना चाहिए। 44वां प्रश्न है, निम्न वक्तव्यों की व्याख्या करें। प्रजनन। प्रजनन क्या होता है? अपनी जैसी संतान को उत्पन्न करना, किसी जीव के द्वारा अपनी जैसी संतान को उत्पन्न करना प्रजनन कहलाता है। दूसरा है निषेचन। नर तथा मादा युग्मकों का संलयन जो होता है इसे निषेचन कहते हैं, और निषेचन से युग्मनज का निर्माण होता है। नंबर 3 कायांतरण। ऐसे उग्र परिवर्तन जिसके द्वारा जो शिशु जो होता है अपने वयस्क से पूर्ण रूप से अलग दिखाई देता है, इनको हम कायांतरण कहते हैं। जैसे जो टेडपोल है वो विकसित होकर मेंढक में बदल जाता है, जबकि दोनों के जो गुण होते हैं वो बिल्कुल भिन्न होते हैं। चौथा भ्रूण। युग्मनज जो है वृद्धि करके भ्रूण में बदल जाता है। पांचवा है द्विखंडन। जब एक कोशिका विभाजित होकर दो नई कोशिकाओं का निर्माण करती है तो उसे हम द्विखंडन कहते हैं। द्विखंडन में सबसे पहले केंद्रक विभाजित होता है और उसके पश्चात कोशिका विभाजित होती है। तो अमीबा में द्विखंडन विधि के द्वारा जनन होता है। तो इसी के साथ आपका पेपर जो है कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ जो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा वो बहुत बढ़िया मार्क्स से आप जो है विज्ञान की परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे। आपके उज्जवल भविष्य के लिए मैं शुभकामनाएं आपको प्रेषित करता हूं। धन्यवाद।